आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। अपना प्रोग्राम, आप सबका प्रोग्राम, हमें भी है कुछ कहना शुरू करने से पहले एक बात जो आज सारे हिंदुस्तान को परेशान किए हुए है, मैं उस बात पर बहुत ही मुख्तलिफ सी बात करूँगा, क्योंकि वो बात हमारे यूथ से है, हमारे नौजवान से है, हमारे फ्यूचर से है। देखिए अभी मोदी साहब ने एक नई स्कीम शुरू कर रहे हैं, वो 24 तारीख से अग्निपथ, जिसमें वो कम उम्र के 17 साल के नौजवान बच्चों को आर्मी में, फोर्सेस में, सॉरी कल आर्मी नहीं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों विंग में जॉब देने की कुछ बात कर रहे हैं। उनकी इस बात को ज़्यादा हिंदुस्तान ने, ज़्यादा हमारे बच्चों ने, ज़्यादा नौजवानों ने रिजेक्ट किया है, आउटराइटली रिजेक्ट किया है। कारण सरकार के भी कुछ भी रहे हों, हम उस पर बात नहीं करेंगे। नौजवानों ने क्यों रद्द किया है उसकी भी हम लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। देखिए साहब, एहतियात करना, मुखालफत करनी हर एक शख्स का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने हम सबको एक इख्तियार दिया है कि हम किसी भी बात का इख्लाफात कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, मुखालफत कर सकते हैं। बिल्कुल हमारा हक़ है सर। अगर हम किसी बात से मुतफ़िक नहीं हैं, हमें लगता है कि ये बात जो कर रही है सरकार, वो हम लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं है, उनके कुछ अपने फ़ायदे के लिए है, तो हर एक जो बात से उस बात से मुतफ़िक नहीं है, वो एहतिजाज कर सकता है। तो एहतियात से कोई किसी को गुरेज़ नहीं है। लेकिन मैं बात अपनी सिर्फ उन जो अपोज़ कर रहे हैं, जो एहतजाजी हैं, एहतजाजी कहा जाता है कि जो उस बात के मुखालफत कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल करिए सर। अगर आप इस बात से मुतफ़िक नहीं हैं, बिल्कुल करिए, जितना देर हो सके उतना देर करिए, जब तक आपकी बात नहीं मानी जाती, अगर आपको लगता है कि आपकी बात ठीक है। लेकिन सर बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे बेटों, आपसे हाथ जोड़कर एक गुजारिश है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान मत करिए। हमने टीवी पर देखा 45-50 के करीब ट्रेनें जला दी गई हैं, 200, 250, 300 ट्रेनों के रद्द कर दी गई हैं। रद्द मतलब उनकी आवाजाही बंद हो गई है। बसेस का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम थोड़ा अफेक्ट हो गया है। उससे नुकसान, इन बातों से नुकसान किसी सरकार का नहीं होना, हम सबका होना है। आगे ही हमारे देश में ये आवाजाही के साधन बहुत कम हैं, ट्रेनें बहुत कम हैं, आने जाने वाले लोग बहुत कम हैं, बसेस कम हैं, पैसेंजर ज़्यादा हैं। तो हम अगर उनको ट्रेनों को तोड़ेंगे, आग लगाएंगे, बसेस को आग लगाएंगे, तो उसमें तंग कौन होगा? हम लोग ही तंग होंगे। तो इसलिए रब के वास्ते ये मत कीजिए। जब देखिए 300 ट्रेनें रद्द हुई हैं, उन ट्रेनों में किस लोगों ने जाना था? किसी ने खुशी में जाना था, किसी ने गम में जाना था, किसी की इंटरव्यू थी। अच्छा, फिर आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, कुछ लोग प्रोग्राम बना लेते हैं बच्चों के साथ घूमने का, वो होंगे। कुछ नौकरी पेशा होंगे जिन्होंने नौकरी पर लोग जाते आते हैं, तो वो सबका, उनका तो अब सब चीज़ें मतलब मुहाल हो गई हैं, वो तो आ जा नहीं पाएंगे। तो ये मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसको नुकसान मत करिए। जैसे किसानों ने किया, किसान आंदोलन ने किया, वो 1 साल एजिटेशन करते रहे यार बच्चों, 1 साल, और आखिर में मोदी साहब को किसानों की बात माननी पड़ी। आप भी ऐसा आंदोलन कीजिए अगर आपने करना है। तो आप जो हमारे हुक्मरान पार्टी के नुमाइंदे हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, जो भी, चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे किसी भी स्टेट के वो वज़ीर आला हैं, उनका घेराव कीजिए, उनका बायकाट कीजिए, उनका हुक्का पानी बंद कीजिए, उनको गाँव में आना, उनका गाँव में आते हैं तो उनका मुखालफत कीजिए, वहाँ मुजाहरे निकालिए। तो ये अच्छा तरीका है। इसी तरीके से, इसी साधन को लेकर, इसी जज्बे को लेकर हमारे पंजाब और हरियाणा और यूपी के किसानों ने मोदी साहब को मजबूर किया था वो 3 कानून वापस लेने के लिए। तो किसी भी सर मूवमेंट में बहुत ताकत होती है, बड़े से बड़े हुक्मरान को झुका सकती है, अगर आपके इरादे अच्छे हों, आपके इरादे नेक हों। मैं एक बार फिर अपने चैनल के हवाले से, अपने बच्चों से, अपने नौजवानों से, अपने यूथ से ये ज़रूर कहूँगा कि बच्चों, सरकारी प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुँचाइए।
क्योंकि वो किसी सरकार की नहीं है, आप लोगों की है। मेरा ख्याल कि मेरी इस बात पर आप लोग थोड़ा सा गौर ज़रूर करेंगे। अब आते हैं हम पंजाब के वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर साहब से कुछ बात करने। आज हम बहुत सी एक आसान सी बात करने वाले हैं मान साहब आपसे। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ अपने सामीन से, अपने सामीन मतलब अपने सुनने वालों से, देखने वालों से, कि हमें अभी तक नहीं पता कि हमारी बात चीफ मिनिस्टर साहब वज़ीर आला पंजाब के तक बात हमारी पहुंचती है या नहीं पहुंचती, हमें नहीं पता। और ना ही हम इस गलतफहमी में हैं कि हमारी बात वहां पहुंचती होगी, हमें नहीं पता सर। लेकिन एक रब होता है, एक अल्लाह होता है, एक बाबा जी होते हैं, वाहे गुरु होता है। उसने हमें ये ज़िम्मेवारी सौंपी है कि आप लोगों ने इस चैनल से जो वाबस्ता है, जैसे सैमी हैं जी हैं, टिम्मी जी हैं, मैं हूँ या एक दो और है, तो आप लोगों ने आम आवाम की बात सरकार तक पहुँचानी है। हमें फिर कहते हुए इस बात का कोई गुरेज नहीं है मान साहब, अगर आप मेरे घर आकर भी मुझे कोई आप किसी नौकरी की ऑफ़र दें, अपना एडवाइज़र बनाएं, तो मैं नहीं लेने वाला सर। मेरा कोई, ना मेरे किसी साथियों का कोई हिडन एजेंडा है, ना हम कहीं लगना चाहते हैं, ना किसी को लगवाना चाहते हैं। ये बात बहुत यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ। इस बात, अगर मेरी बात आप तक पहुँचती है तो ये बात भी आप तक पहुँचनी ज़रूरी है। हमारा इसमें कुछ नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने सूबे के लिए कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारा पॉलिटिकल एम भी कोई नहीं है, ना हमारी कोई पार्टी है, ना इतनी हम गलतफहमी में है कि हम कोई पार्टी बनाने वाले हैं। कुछ नहीं करने वाले हम। आप अच्छे आदमी हैं यार, बार बार आपको अच्छा आदमी कहता हूँ, लोग कहते हैं चमची मारता है ये, लेकिन अच्छे आदमी को तो अच्छा कहना ही चाहिए ना, तो इसमें कोई बुरे, आप अभी तक अच्छे आदमी हैं। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो आदमी, जो कलाकार होता है, बेसिकली आप पॉलिटिशियन नहीं है, एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट जो भी हो, चाहे उसका कोई भी फील्ड हो, चाहे वो थिएटर हो, फिल्म हो, कॉमेडियन हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, स्कल्पचर हो, पेंटर हो, कुछ भी हो, है जी, वो आर्टिस्ट कभी ख़राब बंदा हो ही नहीं सकता। ख़राब बंदा कभी फनकार या आर्टिस्ट बन ही नहीं सकता। तो आपका जो पहला, जो मैं समझता हूँ, आप हैं क्या, आप सबसे पहले आप एक फ़नकार हैं, एक आर्टिस्ट हैं। पॉलिटिशियन आप बन गए, मजबूरी थी या शौक़ था, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छे लोग भी पॉलिटिक्स में होने चाहिए। आप अच्छे आदमी हैं, इसलिए आपको अच्छा कहा जा रहा है। बाकी एक वसीम भाई का मेरे को शेर याद आ गया। वो कहते हैं उसको फुर्सत नहीं कि वो देखे हमारी तरफ। मान साहब, ये आपकी नज़र है, ख़ास तौर पे आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उसको फुर्सत नहीं कि वो देखे हमारी तरफ, हम ही दीवाने हैं जो दीवाने बने रहते हैं। तो कभी तो यार मान साहब नज़रें इनायत कर लीजिए, कभी तो बात कर लीजिए, कभी तो फ़ोन कर लो यार। बड़े आदमी हो गए तो क्या हो गया, हैं तो हम सब वही ना, उसी मिट्टी से आए हैं, उसी मिट्टी में जाना है। चलिए, आज मैं जो आपसे बात कहने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल सी है। इसमें कोई मैं ये नहीं बात कहने वाला ऑडियंस ले आइए या असेंबली में ले आके आइए, कुछ नहीं करना सर। आप लोग टोटल 92 आदमी हैं, 92 एमएलए हैं, जिसमें आप चीफ मिनिस्टर हैं, एक स्पीकर साहब हैं आपके संधवा साहब, और 8 वज़ीर हैं आपके। बाकी आपके एमएलएज़ हैं, जिनको मैं कहता हूँ, कुछ और नहीं कहूँगा, आज तो एमएलए ही कहूँगा। टोटल आप 92 आदमी हैं सर। जो आप लोगों को तनख्वाह मिलती है एमएलएज़ को, मैं सारे एमएलएज़ की बात कर रहा हूँ, 117 की, 92 पे भी आतूँगा। 117 की जो तनख्वाह मिलती है, चाहे उसमें कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे सीएम हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे एमएलए रूलिंग हो, चाहे अपोजिशन हो, उन सब का जो इनकम टैक्स है, एक बार पहले भी मैंने बात की थी, लेकिन आज मैं सिर्फ आपसे कर रहा हूँ, मैं ऑर्डिनेंस की बात नहीं कर रहा, वो सरकार पे कर रही है। रूल ये होता है कि अगर किसी की पे 1 लाख रुपये है तो उसका 10% मिनिमम जो डीडीओ है, जिसको कहते हैं ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, जो तनख्वाह बना के आप लोगों को देता है, चेक आपके अकाउंट में डालता है, 10% काटना वो पे में से उसकी ज़िम्मेवारी बनती है। लेकिन हमने जानकार सूत्रों, अब सर थोड़ा मोटा जर्नलिज्म कह लीजिए, हम भी करने सीख गए हैं कि जानकार सूत्र, हमारे कोई सूत्र सात्र नहीं है सर, सच्ची बात है।
तो मैंने झूठ बोल दिया, लेकिन हमने पता किया है कई दोस्तों से, एक कमिश्नर साहब हैं, एक और हैं, एक अच्छे रिपोर्टर हैं, तो उन्होंने बताया कि पंजाब में 117 एमएलए की जितने हैं उन सब के ऊपर कोई टीडीएस नहीं है, क्योंकि जो टीडीएस भी है वो सब सरकार पे कर रही है। मान साहब, मैं 25 की बात नहीं करता, 92 की बात करता हूँ। 92 आप हैं, 25 दूसरे हैं, चाहे वो कांग्रेस से हैं या बीजेपी से हैं या अकाली दल से हैं। आप 92 हैं, आप आम आदमी पार्टी के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। आपकी मर्ज़ी के बगैर आम आदमी पार्टी में पत्ता नहीं हिल सकता, जैसे हिंदुस्तान की आम आदमी पार्टी में केजरीवाल साहब की मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, ऐसे पंजाब में आपकी मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। आप एक काम कीजिए जो आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, कम से कम आप अपने 92 जो एमएलए हैं आपको मिलाकर 91, और आपको मिलाकर 92, एक आपको छोड़कर 91 के लिए आप एक अपील कर दीजिए। ऑर्डर मत कीजिए, अपील कीजिए कि हम 92 जितने हैं आज से जुलाई है ना जी, आजकल जुलाई की जो पे मिलनी है उसमें हम अपना टीडीएस कटाना शुरू कर रहे हैं, बाकी 25 कटाए ना कटाएं। ये तो आप कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई ऑर्डिनेंस नहीं लेके आना आपने। और आप अगर ये बात करेंगे तो मेरे को 100% यकीन है कि जो बाकी 25 बचे हैं उनमें से कुछ लोग अच्छे, बहुत अच्छे भी हैं। राजा बड़िंग अच्छा आदमी है, प्रताप अच्छा आदमी है, मेरा ख्याल है खैरा साहब भी अच्छे आदमी हैं, ख्याल है वो जो एमएलए हैं इनके दाखा से वो भी अच्छे आदमी हैं। तो आपको देखम देखी वो भी अपना टीडीएस कटाना शुरू कर देंगे। सो डोंट वेट फॉर एनी अपॉर्चुनिटी डजंट कम सो ऑफन। अल्लाह ने, बाबा जी ने, वाहेगुरु ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है। आप अपनी ईमानदारी तो प्रूव करो ना यार। आप औरों को पकड़ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, औरों को ही पकड़िए जो और बेईमान है, लेकिन आप भी तो, अगर आप टैक्स नहीं दे रहे तो आप कहाँ, आपकी ईमानदारी भी तो क्वेश्चन मार्क आएगा ना जी, और आना भी चाहिए। ऐसे ही एक दूसरी अपील मैं आपसे करना चाहता हूँ। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सब्सिडी है वो बड़ी, मैंने पिछली बार भी कहा, वाद विवाद का है कि 5 एकड़ से, मैंने कहा ऊपर वालों को विड्रॉ कर लीजिए। खैर कोई गौर नहीं करता, ना कोई करेगा, ये चलती रहेगी जब तक ये मुल्क है, हमारा देश है, ये चलती रहेगी, क्योंकि ये सब्सिडी बनी ही बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए बनी ही नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी का रूल हो जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सब्सिडी नहीं बंद होने वाली, क्योंकि ये अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए है ही नहीं। अब आप 92 लोग हो सर, फिर वो आपकी पार्टी पर आती है। 92 में से आपके कई एमएलए साहब और वज़ीर ऐसे होंगे जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड होगी। मेरे को नहीं पता किसी के पास 5 एकड़ है, 10 है या 100 है, या किसी ने ऐसे जो बहुत बड़े हमारे बहुत बड़े कद के जो लीडर हुए हैं हमारे पंजाब के, उन्होंने अपनी ज़मीनें, ताकि वो लैंड सीलिंग में ना आए, कोई अपने गांव के नाम रखी हुई है, कोई सीरियों के नाम रखी हुई है, वो लैंड सीलिंग से बचने के लिए। मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया हुआ है, लेकिन आप लोगों में से कई लोग होंगे जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड होगी, और वो सभी इस वक्त ये एग्रीकल्चर सब्सिडी का फ़ायदा ले रहे हैं। फिर वही बात सर, आप अपने 92 आदमियों को तो कहिए कि वो तो एग्रीकल्चर सब्सिडी छोड़ दें। मान साहब, वसीम भाई का एक फिर याद आ गया। इसी बात से इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करूँगा। अगला टॉपिक एक मिनट बाद करूँगा, पहले इसी से है। वो वसीम भाई कहते हैं असूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, सुन लीजिए सर। और जो आपके जो है ना, जो चमचे नहीं, जो आपका जो निचला स्टाफ है, पर्सनल स्टाफ है, उसको भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ यार, कभी तो सीएम साहब को अच्छी चीज़ें, अच्छी खबरें, अच्छी चिट्ठियाँ उनको दे दिया कीजिए। वही आपने देनी होती हैं कि जहाँ उनकी चमचागिरी की हो, जहाँ उनकी तारीफ़ की हो, या ऐसी दे देते हैं जिनसे उनके पार्टी का कद बड़ा हो जाए। हमारे जैसे लोग जो सच बोलते हैं उनकी बातें भी पहुँचाया करो यार। क्यों 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 सारे जो आपका पब्लिक रिलेशन है, जो आपके पर्सनल स्टाफ है, क्यों वही चीज़ें हो रही हैं जो पहले हुआ करती थी, जो पुराने चीफ मिनिस्टरों के टाइम हुआ करती थी। सिर्फ वही बातें आपको बताई जाती हैं जिससे आप खुश हों, बस।
और आपको खुश कैसे करेंगे? वो जो आपके जिसमें आपके कसीदे पढ़े हों, जिसमें आपकी तारीफ़ें की हों, जिसमें वाह वाह की हो, वही बातें आप तक पहुंचती हैं। हम जैसे अच्छे और ईमानदार लोगों की बातें आप तक नहीं पहुंचाई जाती। हमारे पास यही ज़रिया, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, मैं वसीम भाई का शेर पढ़ रहा था, ये है, असूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, ज़िंदा हो तो ज़िंदा नजराना ज़रूरी है। इस शेर पे गौर कीजिएगा और पहले पे गौर कीजिएगा। और सिर्फ दो बातें सिर्फ आपसे कही आज मैंने, सिर्फ दो बातें जो आपके इख्तियार में, आपने किसी से पूछने नहीं जाना, कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाना, कोई असेंबली में नहीं बात नहीं करनी। दो बातें कर दीजिए, आपका कद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हो जाएगा। कद के अलावा भी आप जब अपने शीशे में अपने आप को देखोगे तो बहुत आप अपने आप को खूबसूरत नज़र पाओगे। बाकी दूसरी आज की जो एक मुद्दा, एक अहम और मुद्दे पर हमने बात करनी है, वो है हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कहते हैं जो पीजी कर रहे हैं, जो एमएस एमडी कर रहे हैं, उनके स्टाइपेंड और उनकी पे के ऊपर बात करते हैं। उसके बारे में मेरे पास डाटा है, वो मैं अभी आपके सामने पेश करता हूँ। मान साहब, आदाब, नमस्कार। पेशे खिदमत है हमारा आज के प्रोग्राम का दूसरा पार्ट। ये पार्ट बहुत अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि आज हम जिस अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो हमारे नौजवानों से ताल्लुक़ रखता है, पंजाब के नौजवानों से। और ये वो नौजवान हैं जो हमारे पंजाब का मुस्तकबिल हैं। मुस्तकबिल मीन्स फ्यूचर है। आप और आपकी सरकार हर जगह ये कह रही है कि वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन एंड बेटर मेडिकल केयर। हम आपकी बात पर कोई शक नहीं करते, शुबा नहीं करते, बिल्कुल मानते हैं कि आप मोहल्ला क्लिनिक भी लाओगे, दिल्ली मॉडल स्कूल भी लेके आओगे। लेकिन मैं मान साहब आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप इन बच्चों से, इन डॉक्टरों से, ये यंग डॉक्टर हम आपको मिलाएंगे दो, तो आप उनकी बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाओगे कि हमारे पंजाब में हो क्या रहा है। हम आपकी सरकार को ब्लेम नहीं दे रहे, ये जो हुआ है पिछली सरकारों में हुआ है, लेकिन पिछली सरकारों का किया हुआ अंडन कौन करेगा? आप करेंगे ना, और तो कोई नहीं करेगा ना जी। अब आपसे ही तवक्को है, आपसे ही उम्मीद है, आपको करना चाहिए। एक तरफ तो हमारी सरकार ये कह रही है कि वी विल प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर, ठीक है सर, बिल्कुल करेंगे सर, आप करेंगे। दूसरी तरफ आप ऐसे डॉक्टर प्रोड्यूस करना चाह रहे हो जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में कर रहे हैं, जो पीजीज कर रहे हैं। तो पीजीज कहा जाता है मान साहब उनको कि जो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमडी एमएस कर रहे हैं। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन लेवल की बात मैं आपसे पिछली बार कर चुका था। ये वो बच्चे हैं, ये वो तालिब इल्म हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जो हमारे पंजाब की जो मेडिकल केयर आने वाली है उसकी बैकबोन है। अच्छा, पीजी का मैं आपको छोटी सी और बात बताता हूँ मान साहब। पीजी जो होते हैं, जो अपने रेजिडेंट्स होते हैं, जो पीजीज होते हैं, ये हॉस्पिटल, हमारे 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पीजी चल रही हैं। पटियाला मेडिकल कॉलेज, अमृतसर मेडिकल कॉलेज, फरीदकोट। मोहाली अभी ग्रोइंग स्टेज पे है, वो पीजी वाली स्टेज उनकी नहीं आई। 3 है, तो तीनों में अच्छे खासे इंडोर हैं। और हमारे यहाँ मेरा ख्याल है 17 वार्ड हैं हमारे, और वो अभी भी 17 के 17 वार्ड अभी भी वो पैक्ड रहते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ इलाज पे लोग नहीं आ रहे, बहुत लोग आते हैं। क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो किनको कैटर करते हैं? मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को। और अल्लाह का करम है, बाबा जी की मेहर हुई है कि पिछले 4-5 सालों में हमारे मेडिकल कॉलेज पटियाला का स्टैंडर्ड और उनका जो केयर है, उनका जो आउटपुट है, बहुत अच्छी निकली है। उन्होंने काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट की है। यहाँ सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट भी खुले हैं 2-3। वो अलग बात है कि आपकी पॉलिसी, सरकारों की पिछली पॉलिसी अच्छियाँ नहीं थी, इसलिए वो अभी सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट जितने चलने चाहिए थे वो नहीं चले। उस पर भी आप बात करेंगे, अगले मुद्दे, अगले बारे बात करेंगे उससे। तो मैं ये कह रहा था, जितने हमारे वार्ड्स हैं वो वार्ड चलते कैसे हैं सर, ये आपको समझना ज़रूरी है। ये पीजी स्टूडेंट्स के बदौलत चलते हैं, क्योंकि जितने हमारे बड़े डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, वो बेसिकली ओपीडी चलाते हैं या वार्ड का राउंड करके अपनी इंस्ट्रक्शन देके चले जाते हैं। तो काम वार्डों में काम किसने करना है? इन पीजी स्टूडेंट्स ने करना है सर। मैं कई पीजी स्टूडेंट्स को जानता हूं, अब ज़ाती तौर पे जानता हूं क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा हूं। तो मैंने देखा है सर कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं कहने को। इन स्टूडेंट्स के पास काम करने के लिए कितने घंटे होते हैं ये इनको नहीं पता।
10 घंटे, 18 घंटे, 20-20 घंटे, 22-22 घंटे इनको ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर खुदा ना खास्ता एक दिन ये लोग हड़ताल पे चले जाएं, अगर एक दिन, तो हमारा मेडिकल सिस्टम इन तीनों कॉलेज का कोलैप्स हो जाएगा, टोटल कोलैप्स हो जाएगा सर। ना वार्ड चलेंगे, ना ओटी चलेंगे, ना ओपीडी चलेंगे, कुछ नहीं चलेगा। हम आज आपसे क्यों मुखातिब हैं इन बच्चों की डिमांड्स लेकर? ये वो नायाब हीरे हैं मान साहब कि जो इतनी खिदमत कर रहे हैं हमारे मुल्क की, हमारे सूबे की, हमारे सूबे के लोगों की, आपके लोगों की। आप चीफ मिनिस्टर हैं सर, अब जो होता है आपके नाम से होता है, अच्छा होगा वो भी आपके नाम से है, बुरा होगा वो भी आपके नाम से है। अगर हमारे कॉलेजेस अच्छा, मेडिकल स्टूडेंट अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट आपको ही जाएगा और किसी को नहीं जाने वाला। किसी ने नहीं पूछना कि रवनीश ने क्या काम किया है या अर्चना ने काम किया है। लोग कहेंगे कि मान साहब की सरकार ऐसा अच्छा काम कर रही है। तो मैं इनकी आज बहुत जेन्युइन सी प्रॉब्लम आपके सामने इस उम्मीद और इस तवक्को से पेश करने वाला हूँ कि आप उस पर गौर करें और इनकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उनको हल करने की कोशिश करें। ये बात अलग है, ये लोग बहुत ही पीसफुल हैं, शांति प्रिय हैं, तभी आज तक इन्होंने कभी कोई एजिटेशन नहीं किया। करना चाहिए था, मैं ये भी कह रहा हूँ करना चाहिए था, क्योंकि बिना हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती मान साहब ये है कि जब तक कोई यहाँ झंडा बुलंद नहीं करता कोई बात मानी नहीं जाती। लेकिन ये मेडिकल स्टूडेंट अच्छे शरीफ होते हैं बेचारे, इनको पता नहीं होता जिंदाबाद मुर्दाबाद क्या होती है। ये चिट्ठियाँ लिख देते हैं, कुछ प्रेस स्टेटमेंट दे देते हैं और वो, लेकिन उससे कोई बात अभी तक तो बनी नहीं। तो मेरे साथ आज हमने अपने चैनल के हवाले से दो बहुत ही अच्छे बच्चे यहाँ हमारे पीजी स्टूडेंट हैं, उनसे हमने गुजारिश की थी, दो हमारे उभरते हुए यंग डॉक्टर से। पहले तो ये हमारे सामने डॉक्टर रवीश साहब बैठे हैं जो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और ये हमारी बच्ची डॉक्टर अर्चना बैठी हैं, ये यहाँ गायनी में पीजी कर रही हैं। तो पहले तो मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आप अभी हॉस्पिटल ड्यूटी करके सीधा आए हैं। कुमार साहब, जैसे मैंने कहा था इन बच्चों को ये नहीं पता होता भी रोटी भी खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, ये सच है, ये आपको बताएंगे। तो रवीश, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा, हम ये बात कोशिश कर रहे हैं अभी सीएम साहब तक हमारी बात पहुँचे, तो हमें ये बताइए कि ये जो आपकी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, हाउस सर्जन, इंटर्न्स, ये ताकि मान साहब को ये पता होना चाहिए। सर, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं उसमें सीनियर रेजिडेंट्स आते हैं और जूनियर रेजिडेंट्स आते हैं। इंटर्न्स नहीं आते हैं सर। हाउस सर्जन्स आते हैं। हाउस सर्जन, सीनियर एंड जूनियर रेजिडेंट्स एंड जूनियर रेजिडेंट्स। तो पटियाला में तकरीबन कितने हैं आपके मेंबर्स? सर, अराउंड 500 के करीब पटियाला में। यस सर। तो अमृतसर भी तकरीबन इतनी मान के चलें। फरीदकोट थोड़े से कम होंगे, फरीदकोट अराउंड 300-400 लगा लीजिए, मतलब 1200-1300 तो आप लोग हैं जो इतनी देर से सब सह रहे हैं, है ना। मजबूरी है या शराफत है पता नहीं है, तो आप लोग बताएंगे। तो मैं अर्चना अब आपसे जानना चाहूँगा, हमने अभी आपसे बात की तो आपने बताया कि आप यूपी से हैं, तो यूपी से आप यहाँ आकर कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपका भी हम इस्तकबाल करते हैं, आपका वेलकम कहते हैं। तो आप बताइए, आपको यहाँ स्टाइपेंड कितना मिलता है? आपसे शुरू करते हैं, कहा जाता है लेडीज़ फर्स्ट, तो आप बताइए बेटे। सर, इन हैंड मेरा एवरी मंथ 48,800। इन हैंड मतलब से क्या हुआ? सर, क्या कटता है उसमें, क्या डिडक्शन क्या है? अराउंड टोटल इज 51,000। टोटल 51,000 है, उसमें से 2,500-3 हज़ार आपका टैक्स TDS कट जाता है। 48 प्लस समथिंग आपको, मतलब 48,500 आपको मिलता है। अच्छा, इसके जो 48,500 आपको मिलता है, इसमें आपको हॉस्टल फीस अलग से पे करनी पड़ती है कि बीच में है? एवरी ईयरली अराउंड 40,000 प्लस। एवरी ईयरली 40,000 हॉस्टल फीस है। अच्छा, अब ये भी बता दीजिए कि आपकी जो एनुअल फीस है, मतलब ट्यूशन फीस है, आपकी कितनी है? सर, ऑन एवरेज 3 साल की 1.5 लाख पर एनम है। जैसे फर्स्ट क्रॉप में हमारी 1.25 लाख है, सेकंड क्रॉप में 1.5 है, थर्ड क्रॉप में 1.85 है। तो ऑन एवरेज इट्स 1.5 लाख पर ईयर। 3 साल का आपका ये होता है ना, 3 साल में 1.5 लाख रुपया पर ईयर है। 1.5 लाख रुपया पर ईयर है, 48,000 आपको, 48,500 आपको मिलता है।
आप बताइए सर, आपका पे स्ट्रक्चर भी सेम है कि कुछ मुख्तलिफ है इनसे, अर्चना से? नहीं, हम सीनियर रेजिडेंट्स हैं। हाँ, तो हाँ वो भी बताना ज़रूरी है ना जी। जी, सीनियर रेजिडेंट की जो पे है इन हैंड 58,000 रुपीज़ है। आपकी 58,000 है, इनसे 10,000 कुछ ज़्यादा है, 10,000 तकरीबन 10,000। हाँ, और ये पिछले लगभग 10-11 सालों से रिवाइज नहीं हुई है। 10-11 सालों से रिवाइज नहीं हुई जी, क्या 10-11 सालों क्या पे। बात है। लाइक मैं एक बात कहना जी जी, हाँ चाहूँगी, बताइए, मेरी MBBS बताइए। यहीं की है, GMC पटियाला की। अच्छा, डीएमसी से किया आपने? यहीं GMC से। अच्छा, पटियाला से की है, वेरी गुड। तो जब मैं 2013 में MBBS करने यहाँ आई थी फर्स्ट क्रॉप में, जी, तो फीस यहाँ पे थी 13,000 पीजी स्टूडेंट्स की। पीजी स्टूडेंट की 13,000 थी। MBBS में भी पीजी में भी 13,000 जी, स्टाइपेंड सेम था। ठीक है। 48,000। और आज तकरीबन स्टाइपेंड 10 सेम साल रहा? के बाद हाँ, फीस स्टाइपेंड सेम रहा। हाँ, आप फीस 1.5 लाख हो गई है। Yes. क्या बात। तो तरक्की तो हुई है मान साहब, लेकिन दूसरी तरह से हुई है, तो ये जुल्म है यार बच्चों पर, और इससे ज़्यादा क्या कहें। तो हाँ, तो आप बता रहे थे आपकी जो है उसमें फ़ी हॉस्टल की, आपकी फ़ीस भी अलग है? यस सर, हॉस्टल की 44,000। अच्छा, इसमें कुछ खर्चा आप लोगों का, जैसे 48,000 आपको मिले, आपको 58,000 मिले, तो जैसे पीजीज़ में हमने देखा है कि आपके अपने जर्नल्स भी लेने हैं, बुक्स भी, टेक्स्ट बुक भी खरीदनी है, स्टेशनरी का खर्चा भी है, तो तकरीबन आपका हाँ, तो वो काफ़ी खर्चा हो जाता है। थीसिस की फीस 20,000 रुपये। हाँ, थीसिस पीजीआई में आपको थीसिस करने के लिए पैसे मिलते हैं कि आप रिसर्च करो, तो यहाँ देने पड़ते हैं। पर हम खुद अपनी रिसर्च करके उसके बाद पैसे पे करते हैं कि ये लो हमारा थीसिस एक्सेप्ट करो। बट दिस इज ऑफिशियल फिगर ना, जो थीसिस ऑफिशियल फी, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल 20,000 रुपीस एंड 10,000 रुपीस एग्जाम फी। अच्छा, 10,000 रुपीस एग्जाम फी, यही है आप सबका। अच्छा, आप हमें ये बताना चाहेंगे कि भी एज़ कम्पेयर टू पंजाब बाकी स्टेट्स में क्या हाल है, हरियाणा में, हिमाचल में, कुछ ऐसा हो आपके पास? क्योंकि आप तो प्रेसिडेंट हैं, बताइए ज़रा हमारे पास, ताकि हम सीएम साहब को बता पाएँ। सीएम साहब, ये कंपैरिजन भी ज़रा देख लीजिएगा कि पंजाब कहाँ खड़ा है आज यहाँ, बाकी जगह तो पता ही है, ये भी देख लीजिए। सर, दिल्ली में पर ईयर फी 15,600 रुपीज़ है, 15,600 रुपये दिल्ली में सर। यस सर, और जो वो एक JR को स्टाइपेंड दे रहे हैं वो है 97,000। जी, एक जूनियर रेजिडेंट को वहाँ पर 97,000 दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सीनियर रेजिडेंट को वो दे रहे हैं 1,10,000 रुपये। हाँ, मेरे पास भी आई है, एग्जैक्टली डबल द अमाउंट दैट पंजाब इज पेइंग टू द रेजिडेंट्स। बिल्कुल सर, ठीक है। एंड सर, इन हरियाणा फीस इज 50,000 एंड स्टाइपेंड फॉर JR इज 80,000 एंड फॉर SR इज 1 लाख। बिल्कुल ठीक है। एंड रिसेंटली इन हरियाणा दे इंक्रीज द DA फॉर JRs एंड SRs। अच्छा, यस सर। अच्छा। And in PGI Chandigarh fees is only 2,400 rupees। हाँ, ये आया मेरे पास 2,400 फी। तो मान साहब, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि पीजीआई चंडीगढ़ में फीस सिर्फ 2,400 रुपये है, 2,485 रुपये फीस। 2,485, ये मेरे पास भी फिगर मैंने भी ली थी ताकि मैं इन बच्चों के साथ क्रॉस टैली कर सकूँ। तो 2,450 रुपये फीस है, 85 रुपये फीस है। और उनका स्टाइपेंड है जो पे है JR की 90,000 है और SR की 1,20,000। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिगर्स हैं। इन पंजाब वी आर पेइंग 2 लाख पर ईयर जी, एंड स्टाइपेंड वी आर गेटिंग इज 49,000 फॉर JR एंड 59,000 फॉर SR। तो ये तो कहीं भी डबल एंड स्टाइपेंड इज हाफ। ये तो अर्चना, मेरे को लग रहा है भी कोई भी आदमी आपकी बात सुने, कोई भी आदमी, चाहे वो बहुत सियाना ना हो, बहुत ज़्यादा अकल ना हो, कॉमन आदमी हो, तो वो भी आपकी बात जब सुनेगा भी, आपको ये मिल रहा है और आप ये दे रहे हो, तो आपको ये मिल रहा है और आपका ऑफिशियल खर्चा फीस वगैरह का ये है, तो मेरा ख्याल है हर आदमी क्या कहें, तरस करेगा या हंसेगा, है ना? तरस भी करेगा और हंसेगा भी। तो ये डिस्पाइट सो मेनी टाइम्स आई एम प्रेसिडेंट। हाँ, तो हाँ, ये हाँ, मैं ये एक सवाल आपसे आ रहा था, आपने कभी गवर्नमेंट को कुछ रिप्रेजेंट किया, कभी बात की आप लोगों ने? सर बिल्कुल, पिछले 5 साल तो मैं इतने प्रेसिडेंट हाँ जी, मैं लगभग मोर देन 10 टाइम्स ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਆਪ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ OP ਸੋਨੀ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई एग्री विद यू। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ, देखो एक बार उसी वक्त कहेगा भी ठीक है जी, अलाउड। हाँ ਸਰ, ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟੋਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 500
600 ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ JR ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਈਵਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1/3 ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲकुल, मैंने वही कहा पहले। पेशेंट लोड OPD ਇਨਡੋਰ ਆਊਟਡੋਰ ਦੇਖ ਕੇ ਟੋਟਲ ਇੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ JRਾਂ ਤੇ SRਾਂ ਤੇ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਸਭ आपके ऊपर है। वर्किंग डे एंड नाइट एंड nobody is listening to our demands. Even our administration is not एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए। look, we have principal, we have MS to look after। ਮੈਂ ਜਦੋਂ JR ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ MS ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਅਰਾਊਂਡ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ 24 ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਯਾਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ। ਇੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਖੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੀਗ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਫੀਸ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖੇ ਆ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡੇਲੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਸਟ ਦੀ ਫੀਸ पे करके आया। डिस्पाइट दैट सरकारों को सोचना चाहिए था, वो उस टाइम की तो फीस नहीं होनी चाहिए थी ना, कम से कम दिस इज ए बेसिक बात है। अच्छा फिर अभी अर्चना एक बात और है ना, जैसे कहा जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो फीस मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो बच्चे आते हैं वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आ रहे हैं। जो हायर इनकम वाले हैं वो तो जाते हैं, वो आदेश में चले गए या इधर बड़े जो प्राइवेट वहाँ जाते हैं, वो 20 लाख दें, 30 लाख दें, 40 लाख दें, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तो आम जो बच्चा आ रहा है, मैंने देखा है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आ रहा है। तो मान साहब अगर ऐसे बच्चे पंजाब बना रहे हैं ना जी, तो कल ये बच्चे जब फील्ड में कर लेंगे पढ़ाई तो मुश्किल से, जैसे औखे करेंगे, लोन लेंगे या कुछ करेंगे, कर लेंगे बेचारे, हिम्मत, क्योंकि पंजाबी आदमी बहुत हिम्मती होता है, आपको पता है, आप खुद एग्जाम्पल हो इस चीज़ की, आप बहुत हिम्मती हो, तभी तो आप वज़ीर आला बने हो पंजाब के। तो ये बच्चे लेकिन जब सब फील्ड में आएंगे, जब जॉब में आएंगे, तो ये कैसे ईमानदार होंगे, आप सोच के बताइए। इसने बंदे ने अपनी ये लोन उतारेगा, अपनी फैमिली चलाएगा या ईमानदारी से डॉक्टरी करेगा? कर ही नहीं सकता आदमी ये क्या करेगा फिर? ये वो जो आपको पता है जो सारा सिस्टम चलता है, वही लिफाफा कल्चर चलेगा, वही कमीशन वाला काम चलेगा। तो पंजाब की अच्छी सेहत अगर आप चाहते हो कि पंजाब को आपने अच्छी सेहत देनी है, हर एक पंजाबी को अच्छी, मोहल्ला क्लिनिक मत बनाओ यार, कोई फ़र्क नहीं, मोहल्ला क्लिनिक से कुछ नहीं होने वाला, बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रेजेंट हमारे बच्चे हैं जो PG कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनकी हालत पे तरस करो, उनको अच्छे डॉक्टर बनाओ, उनको माली मदद दो, उनकी फीसें कम करो, उनको स्टाइपेंड ज़्यादा करो। तो ये होना चाहिए आपका एम। मोहल्ला क्लिनिक बना के आप कोई मुल्क की खिदमत नहीं करोगे, पंजाब की कोई खिदमत नहीं करोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, ये मेरी बात पे आप 100% इत्फाक करोगे। ये मोहल्ला क्लिनिक इज़ ए जस्ट ए वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी। जो हमारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल कॉलेज पटियाला, अमृतसर, मोहाली भी आ गया, फरीदकोट है, आप इसको अच्छा बनाइए। यहाँ सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में टीचर अच्छे प्रोफेसर लेके आइए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, PG स्टूडेंट्स को पैसे दीजिए, उनको हक बनता दीजिए। यार हरियाणा हमसे ज़्यादा दे रहा है, हिमाचल हमसे ज़्यादा दे रहा है, तो हम इनको उनके बराबर तो दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते। तो मेरी मान साहब एक बार फिर बहुत ही अदब से, बहुत मैं आपको हाथ जोड़कर बेनती करना चाहता हूँ अपने PG स्टूडेंट्स, अपने ग्रेजुएट लेवल के बच्चों से के ब्याह पर, इन सब खास तौर पे ये PG स्टूडेंट के ब्याह पर, कि इनकी बात सुनिए सर। कोई मीटिंग मत करो सर, मीटिंगों में चीटिंग होती है, टाइम वेस्ट होता है सर। आई रिमेन चीफ मेडिकल ऑफिसर फॉर 32 years, so that is why I know what the meetings are, what is meant by meeting. Meetings are simply cheating, wastage of time, कुछ नहीं उनमें निकलता। चाय चूहे पी के बिस्कुट खा के सब अफसर चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। सारा आपके पास डाटा है, आप अपने वो क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी अच्छे आदमी हैं हुसन लाल जी,
तो इत्फाकन हमने उनके साथ भी काम किया है जब हम यहाँ पटियाला पावर कॉम में थे, तो आई वर्क अंडर हिम फॉर फ्यू मतलब साल के काम किया है। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी सोबर पर्सनैलिटी। तो इनका फ़ौरन इनका ऑर्डर कीजिए सर, चंडीगढ़ के बराबर इनकी फ़ीस कर दो यार, और जो उनके बराबर इनका स्टाइपेंड कर दो। सर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਚਲੋ आप दिल्ली मॉडल ले रहे हो, आप दिल्ली मॉडल में अप्लाई कर दो। 15-15 हज़ार रुपये फीस है ना, 80-80 90-90 हज़ार रुपये स्टाइपेंड। आप तो अरविंद जी को अपना खुदा मानते हो, आप अपना गॉड फादर हो, अरविंद जी के नक्शे कदम पर चल लो यार। तो आपसे और ज़्यादा और कुछ नहीं कहने को। मेरे ख्याल में जो हमने कहा है आप तक पहुँचे, और अल्लाह पाक से, वाहेगुरु से, बाबा जी से ये दुआ करते हैं कि आप उस पर अमल भी करें। थोड़ा सा इन बच्चों की तरफ देखिए, क्योंकि हमारे पंजाब की जो आने वाली नस्लें हैं उनकी सेहत का ध्यान रवीश ने रखना है, अर्चना ने रखना है, इन जैसे बच्चों ने, इन जैसे नौजवान डॉक्टरों ने रखना है। तो ये आपकी ज़िम्मेवारी भी बनती है। एक शेर के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। वो शेर कुछ ऐसा है मान साहब आपके लिए। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं जी, मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं। मालूम है कि ख्वाब अधूरे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर ज़िंदा रहने के लिए मान साहब कुछ गलतफहमियाँ तो ज़रूरी हैं। तो इन बच्चों की गलतफहमियाँ हैं आपके लिए, उन गलतफहमियों को दूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब आपका। हाथ जोड़कर फिर एक बार फिर से गुजारिश है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए, सेहतमंद रहिए, लेकिन सेहत आपकी इन लोगों ने ही देखनी है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए इनकी सेहत का ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।